हेलो बच्चों, आज हम लोग टोटोमेरिज्म चैप्टर का जो एम.एस. चौहान का क्वेश्चंस है उस क्वेश्चंस के ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो जितने भी एम.एस. चौहान में क्वेश्चन है टोटोमेरिज्म से रिलेटेड, ठीक, सभी टॉपिक पर डिस्कशन होगा। लेकिन अभी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म से हालांकि क्वेश्चन बहुत ही कम है एम.एस. चौहान में, तो वो आप लोग को जो मैं पढ़ा चुका हूँ, ठीक है, उससे ही आपको आसानी से क्वेश्चन बन जाएगा। और मैंने क्वेश्चन ऑलरेडी अपने जो प्रीवियस लेक्चर्स है उसमें वो मैं ऑलरेडी सॉल्व करवा चुका। तो इसलिए टोटोमेरिज्म का बहुत सारे क्वेश्चंस एम.एस. चौहान में जो हमने सॉल्व नहीं कराया था, लेकिन आप करो तो आपसे हो जाएगा। लेकिन फिर भी मैं पूरी तरह से एक डिटेल्ड एनालिसिस यहाँ पे एम.एस. चौहान के जो भी क्वेश्चन आंसर है उसका यहाँ पे रखने जा रहा हूँ। तो चलिए एक एक करके हम क्वेश्चन का आंसर देते हैं। इसके लिए मैं हर एक क्वेश्चन को नहीं लिखूंगा, जहाँ ज़रूरत लगेगा वहीं मैं क्वेश्चन को लिखूंगा। इसलिए आपके पास यदि बुक नहीं है तो आप PDF डाउनलोड कर सकते हो, एम.एस. चौहान गूगल प्ले स्टोर से आपको मिल जाएगा। और जो क्वेश्चंस होंगे मैं शॉर्ट में यहाँ पे समराइज़ करके आपको बता दूंगा। तो जिनके पास बुक नहीं है, जिनके पास PDF नहीं है, ठीक, यदि कोई ऐसे वीडियो देख रहे हैं जिनके पास बुक अवेलेबल नहीं है तो वो डाउनलोड कर ले, या फिर वो PDF के लिए बोल सकते हैं हमें, मैं आपको लिंक में उसका PDF सेंड कर दूंगा। ओके, तो चलिए हम लोग अब टोटोमेरिज्म टॉपिक के एक एक क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन जो टोटोमेरिज्म से रिलेटेड है वो क्वेश्चन नंबर 123 है। क्वेश्चन क्या कहता है, मैं क्वेश्चन कह दे रहा हूँ, Which of the following compound does not undergo base catalyzed exchange in D2O even though it has an alpha hydrogen? कहना ये चाह रहा है कि यहाँ पे चार ऑप्शन आपको गिवन दिए हुए हैं, ठीक, मैं ऑप्शन यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो इस वाले सवाल में यहाँ पे कि कौन ड्यूटेरियम एक्सचेंज जो है OD, यानी जब इन सभी ऑप्शन को OD माइनस D2O से ट्रीट कराया जाएगा तो किसमें ड्यूटेरियम एक्सचेंज हमें देखने को नहीं मिलेगा, यही सवाल है, ठीक। तो आप लोग को ड्यूटेरियम एक्सचेंज मेथड अलग से एक पढ़ाया हूँ टॉपिक, आप उस टॉपिक को यदि पहले नहीं देखे हो या आप ये टॉपिक नहीं पढ़े हो ड्यूटेरियम एक्सचेंज, तो आप हमारे लेक्चर में जाकर देख सकते हो। इसके लिए आपको कुछ नहीं, चैनल पर क्लिक करना है, वहाँ से सारा का सारा वीडियो आपको ओपन हो जाएगा और वहाँ जाकर आप देख सकते हो सारा वीडियो। तो चलिए आगे करके देखते हैं ड्यूटेरियम एक्सचेंज। ड्यूटेरियम एक्सचेंज में क्या होता है, जो भी कार्बोनिल ग्रुप होता है C डबल बॉन्ड O होता है, उसके अल्फा कार्बन पे जो हाइड्रोजन है वो एक्सचेंज हो जाता है। तो मैं डिटेल्स में ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन है। तो यदि मैं इसमें OD माइनस और D2O का ट्रीट करवाऊँ इसके साथ, तो ऐसे में क्या होगा, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन पूरा का पूरा ड्यूटेरियम से एक्सचेंज हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा। तो इसलिए ये तो ड्यूटेरियम एक्सचेंज मेथड शो करेगा। इस वाले में आता हूँ, इस वाले में कार्बोनिल ग्रुप यहाँ है। अब यहाँ से यदि हमें इनॉल बनाना होगा तो इसका अल्फा कार्बन पे ये है और ये अल्फा कार्बन लगा हुआ है, यहाँ पे भी हालांकि एक हाइड्रोजन है और यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन है, लेकिन क्या ये ड्यूटेरियम एक्सचेंज शो करेगा, ये शो नहीं करने वाला। क्यों नहीं करने वाला, क्योंकि यदि मैं इसका इनॉल फॉर्म बनाऊंगा तो यहाँ OH, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, और जैसे इस कार्बन पे डबल बॉन्ड आया तो यहाँ पे हमें दिख रहा है ये कार्बन क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज। और ब्रेड्स रूल के अकॉर्डिंग sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन अनस्टेबल होता है, इसलिए यहाँ पे हम ये डबल बॉन्ड नहीं बना सकते, मतलब यहाँ टोटोमेरिज्म होगा ही नहीं, और इसलिए यहाँ पे हाइड्रोजन जो दिख रहा है ये एक्सचेंज नहीं हो सकता। सेम चीज़ इधर भी, यदि यहाँ पे भी हाइड्रोजन ड्यूटेरियम से रिप्लेस हो तो अगेन ये भी sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन, यहाँ पे भी ब्रेड्स रूल लागू हो जाएगा, ठीक। इसलिए ये ऑप्शन B जो है ये ड्यूटेरियम एक्सचेंज शो नहीं करता। C पे आ जाओ, C में क्या हो रहा है, यहाँ पे C डबल बॉन्ड हो, इसके पास 2 ऑप्शन हो सकता है, एक यहाँ से हाइड्रोजन हटाने का और यहाँ से, लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे दोनों का दोनों ग्रुप कौन सा लगा है, CH3 ग्रुप लगा हुआ है, तो यहाँ पे तो हाइड्रोजन है ही नहीं। यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, क्या मैं इस हाइड्रोजन को हटा सकता हूँ, यदि मैं हाइड्रोजन हटाऊँ तो यहाँ पे डबल बॉन्ड OH, अगेन देख रहे हो ये वाला भी ब्रिजेड कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड, यदि sp2 हाइब्रिडाइज्ड है तो अगेन यहाँ पे ब्रेड्स रूल के अकॉर्डिंग ये अनस्टेबल हो जाता है। तो इस तरह से यहाँ पे भी हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं किया जा सकता ड्यूटेरियम के द्वारा, और इस वाले ऑप्शन में भी ड्यूटेरियम एक्सचेंज नहीं होगा। इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, D, बोथ B एंड C। तो ये क्वेश्चन नंबर 120 था एम.एस. चौहान क्वेश्चन, एम.एस. चौहान बुक का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 124। क्वेश्चन नंबर 124 क्या है,
नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, आपको इसका फाइनल प्रोडक्ट बताना है। 4 ऑप्शन क्वेश्चन में गिवन है, मैं 4 ऑप्शन नहीं लिख रहा हूँ, मैं केवल करेक्ट आंसर जो है वो मैं प्रोडक्ट बना दे रहा हूँ, उसके बाद आप ऑप्शन से मैच कर लेना। तो यहाँ पे देखो सबसे पहला चीज़ तो यहाँ पे OH दिख रहा है, एसिडिक हाइड्रोजन है। जैसे यहाँ पे मीडियम क्या है, बेसिक है, OH माइनस के कारण OH माइनस को जो भी एसिडिक हाइड्रोजन मिलेगा, H प्लस मिलेगा, वो एक्सेप्ट कर लेगा वहाँ से, ठीक। तो ये OH माइनस क्या करेगा, इस H प्लस को यहाँ से निकाल लेगा। जैसे ही H प्लस को निकाला तो यहाँ पे क्या आ गया, O पे माइनस, और ये O माइनस क्या करेगा, D2O सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, उस D2O से D प्लस एक्सेप्ट करके OD बना देगा। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि OD बॉन्ड जो होता है वो OH बॉन्ड से स्ट्रॉन्गर होता है, इसलिए बताया भी था ना। ड्यूटेरियम का जो बॉन्ड होता है, ट्रिटियम का बॉन्ड, फिर ड्यूटेरियम, फिर हाइड्रोजन, बॉन्ड एनर्जी का स्ट्रेंथ देखा जाता है CT CD एंड CH। उसी तरह से OT OD एंड OH, बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा किसका होगा, O ट्रिटियम, OT, फिर ऑक्सीजन ड्यूटेरियम का बॉन्ड, फिर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन या प्रोटियम का बॉन्ड होता है, ठीक। तो ये तो हो गया यहाँ की बात। अब हम लोग यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे क्या होगा, टोटोमेरिज्म चल रहा होगा, यहाँ पे टोटोमेरिज्म चल रहा है, तो जहाँ जहाँ अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है वो सब अल्फा हाइड्रोजन को ये एक्सचेंज कर देगा ड्यूटेरियम से। तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन था प्रेजेंट, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो जो जो अल्फा हाइड्रोजन है इसके रेस्पेक्ट में ये दोनों अल्फा हाइड्रोजन हो गया, 2 यहाँ 1 यहाँ, इसके रेस्पेक्ट में ये और ये हो गया। तो सब का सब जो हाइड्रोजन दिख रहा है वो ड्यूटेरियम से रिप्लेस हो जाता है। तो इस तरह से फाइनल प्रोडक्ट हमारा ये मिलेगा, ठीक। बहुत बार ये भी सवाल पूछा जाता है कि इसमें कितना ड्यूटेरियम एक्सचेंज होगा, कितना हाइड्रोजन एक्सचेंज होगा बाय ड्यूटेरियम। तो कितना हाइड्रोजन एक्सचेंज हो रहा है बाय ड्यूटेरियम, तो 2 2 4 5 और 1 6, तो टोटल 6 हाइड्रोजन रिप्लेस हो रहा है और एक्सचेंज हो रहा है बाय ड्यूटेरियम, ठीक। तो ये क्वेश्चन नंबर 124 था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं 125, ठीक है। ये ऑप्शन आप देख लो, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक। 124 का क्वेश्चन नंबर 125 में आपको एक स्ट्रक्चर बनाकर दिया हुआ है। मैं क्वेश्चन यहाँ पे ड्रॉ कर दे रहा हूँ, इसे H1 कह दिया गया, यहाँ पे CH2H है और इस हाइड्रोजन को H2 कहा गया, यहाँ पे H3 हाइड्रोजन लगा हुआ है, यहाँ पे H4 हाइड्रोजन लगा हुआ है और यहाँ पे H5 हाइड्रोजन लगा हुआ है, ठीक। तो इस तरह से ये जो स्ट्रक्चर है बताना है, इसमें से विच हाइड्रोजन कैन नॉट ड्यूटेरियम अंडरगो ड्यूटेरियम एक्सचेंज, विच हाइड्रोजन कैन नॉट अंडरगो ड्यूटेरियम एक्सचेंज व्हेन इट रिएक्ट्स विद CH3O माइनस CH3OD। यानी जब इसके साथ रिएक्ट करवाया जाएगा तो कौन सा हाइड्रोजन जो है ड्यूटेरियम एक्सचेंज नहीं होगा, ठीक। तो किस हाइड्रोजन का ड्यूटेरियम एक्सचेंज नहीं होगा आपको ये बताना है। तो यहाँ पे ये जस्ट लाइक OH माइनस D2O हम लोग पढ़ते थे, बिल्कुल उसी तरह से ये स्ट्रक्चर है। यहाँ पे एक्चुअली क्या हो गया है, H के जगह पे CH3 आ चुका है और कोई चेंजेस नहीं है। तो हम लोग जो तरीका अपनाते थे वही तरीका यहाँ पे भी फॉलो करेंगे। चलिए हम लोग देखते हैं सबसे पहले कहाँ कहाँ से एक्सचेंज हो सकता है, कौन कौन सा हाइड्रोजन ड्यूटेरियम के द्वारा एक्सचेंज हो सकता है, और फिर हम फाइनली आंसर बता देंगे ये नहीं हो सकता। H1 देख लो, ये डबली बॉन्डेड कार्बन है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन का H कभी भी एक्सचेंज नहीं हो सकता है। एक चीज़ देखो, ये डबल बॉन्ड तरीका क्या बताए थे, सबसे पहले हम लोग हाइड्रोजन को हटाते हैं, हाइड्रोजन को हटाने के बाद माइनस चार्ज आता है और वो माइनस चार्ज जहाँ जहाँ जाता है वहाँ का हाइड्रोजन ड्यूटेरियम से एक्सचेंज होता है। ऑलरेडी ड्यूटेरियम एक्सचेंज मेथड में ये हम बता चुके हैं। तो यदि यहाँ से H3 को हटाएंगे तो यहाँ पे माइनस चार्ज आएगा, ये माइनस चार्ज जहाँ जहाँ जाएगा वो सभी जगह का हाइड्रोजन ड्यूटेरियम के द्वारा रिप्लेस हुआ। एक माइनस चार्ज यहाँ आया, फिर ये माइनस चार्ज यहाँ भी जा सकता है, तो यहाँ का भी रिप्लेस हो जाएगा हाइड्रोजन ड्यूटेरियम के द्वारा, ठीक है। तो मैंने पहले गलती से बोल दिया, यहाँ का नहीं होगा, ठीक है। ये जब माइनस यहाँ पे आएगा H प्लस का निकलने से, तो ये बॉन्ड ब्रेक करेगा प्लस माइनस में और ये प्लस माइनस बॉन्ड बना लेगा, ये माइनस यहाँ आ गया तो ये भी जो है हाइड्रोजन ड्यूटेरियम से रिप्लेस हो जाएगा, ठीक। तो फिलहाल जैसा स्ट्रक्चर था मैं वैसे ही बना दे रहा हूँ। तो ध्यान रखिए, यहाँ पे माइनस चार्ज आ रहा है, यहाँ पे माइनस चार्ज आ रहा है, यहाँ पे कौन सा हाइड्रोजन था, नंबर 3 था, तो ये H3 भी रिप्लेस होगा, H1 भी रिप्लेस होगा। इसके अलावा और कोई हाइड्रोजन ऐसा है जो H प्लस निकलने के बाद माइनस चार्ज आएगा और वो माइनस चार्ज टोटोमराइज करके यहाँ इनॉल बना सकता है। यस, एक और हाइड्रोजन प्रेजेंट है, कौन सा हाइड्रोजन है वो, ये वाला। यदि यहाँ से H2 को हटाएंगे तो यहाँ पे माइनस चार्ज आएगा, ये माइनस चार्ज देखो रेजोनेंस करते हुआ यहाँ तक जा सकता है, ठीक। तो इस तरह से H3, H2 और H1 और साथ ही साथ H5 भी देख सकते हो। H5 भी क्या होगा, ड्यूटेरियम के द्वारा रिप्लेस हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यह इसके अल्फा पोजीशन पे प्लेस्ड है। तो इस तरह से विच कैन नॉट बी रिप्लेस्ड बाय ड्यूटेरियम, विच हाइड्रोजन कैन नॉट अंडरगो ड्यूटेरियम एक्सचेंज, आंसर इज H4।
तो इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा H4, जो कि आपको ऑप्शन बी में दिख जाएगा। ठीक, तो ये था क्वेश्चन नंबर 125 का आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 126 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 126, क्वेश्चन नंबर 126 में 3 स्ट्रक्चर आपको बनाकर दिया गया है। इसको स्ट्रक्चर 1 कहा गया, फिर इस वाले स्ट्रक्चर को 2 कहा गया और इस वाले स्ट्रक्चर को स्ट्रक्चर 3 कहा गया। आपको बताना है द टॉटोमर ऑफ 2 इज, यानी 2 का टॉटोमर कौन है ये बताना है। ठीक है, क्या बताना है आपको? 2 का टॉटोमर कौन है। तो यहाँ पे ऑप्शन में दिया हुआ है 1, ऑप्शन बी दिया हुआ है 3, ऑप्शन सी दिया हुआ है बोथ 1 and 3 एंड ऑप्शन डी दिया है नन ऑफ दिस। ऑप्शन डी दिया है नन ऑफ दिस। तो आपको 2 का टॉटोमर बनाना है। तो 2 कौन सा फॉर्म है, पहले ये पहचानो, कीटो फॉर्म है या इनॉल फॉर्म है। तो यहां से दिख रहा होगा 2 क्या है, इनॉल फॉर्म है, इन ऑल। और हम लोग इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन किए प्रैक्टिस इससे पहले भी, तो आप लोग देख के बता सकते हो कि इस कीटो से ये इनॉल बनाया जा सकता कि नहीं बनाया जा सकता। देखो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ से H+ निकालेंगे, H+ को याद होगा ये H+ को निकाल के यहाँ दे देते थे और ये वाला बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाता था। तो यहाँ से इससे ये टॉटोमर इनॉल बनाया जा सकता है। क्या इस वाले से बनाया जा सकता है? यस, ऑफ कोर्स बनाया जा सकता है। यहाँ से H+ निकालेंगे, माइनस आ जाएगा, फिर ये रेजोनेंस करता हुआ प्लस यहाँ पे माइनस, और फिर यहाँ से ये, तो इस वाले से भी ये बनाया जा सकता है, इस वाले से भी ये बनाया जा सकता है। ये आप लोग को यदि डिटेल यदि इसका सॉल्यूशन चाहिए कि किस तरह से ये बनता है, तो उसके लिए आपको मेरे प्रीवियस वीडियो जो दिया है आप वहाँ जाकर देख सकते हो कि किस तरह से इस इनॉल से ये कीटो बनाया जाता है, या इस कीटो से हम लोग किस तरह से, इससे ये किस तरह से बनाते हैं, ये सब ऑलरेडी मैं करवा चुका हूँ। इस कीटो से इनॉल कैसे बनाया जाएगा ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ प्रीवियस लेक्चर में, तो जो नहीं देखे हो वो उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। तो इस तरह से जो क्वेश्चन था वो 2 का टॉटोमर कौन होगा, तो आंसर क्या देगा, बोथ 1 and 3। क्यों? क्योंकि इससे भी इनॉल बनाया जा सकता है, इससे भी इनॉल बनाया जा सकता है। तो ये 126 था, इसका आंसर हो जाएगा सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हम लोग आते हैं। आपको बताना है इनोलाइजेशन में कौन सा हाइड्रोजन आइटम इन्वॉल्व होगा। तो यहाँ पे अल्फा, H बीटा, H गामा 3 हाइड्रोजन दिख रहा है। तो इनोलाइजेशन प्रोसेस में कौन सा हाइड्रोजन यूज होगा? ऑप्शन दिया अल्फा हाइड्रोजन, बीटा हाइड्रोजन, गामा हाइड्रोजन, या इट कैन नॉट बी इनोलाइज्ड, मतलब इसका इनॉल बनाया ही नहीं जा सकता। यह चौथा ऑप्शन है। ठीक, तो ऑलरेडी मैं क्वेश्चन अगेन करवा चुका हूँ, और अभी जो हम लोग क्वेश्चन नंबर 126 कर रहे थे वहाँ भी देखे थे। ये हाइड्रोजन जो गामा हाइड्रोजन है ये H+ की तरह हटता है, यहाँ पे माइनस आ जाता है और ये माइनस चार्ज फिर ये इनॉल बना लेता है। तो इस तरह से कौन सा हाइड्रोजन यहाँ पे यूज़ होता है इनोलाइजेशन में, तो H गामा हाइड्रोजन यूज़ होता है। ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ आप लोग को स्पेस टॉटोमेरिज्म टॉपिक में। तो ये स्पेस टॉटोमेरिज्म में डिटेल में डिस्कस किया हूँ, आप चाहे तो हाँ देख सकते हो। ठीक, तो ये क्वेश्चन नंबर 127 हो गया, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गामा हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, क्वेश्चन नंबर 128। क्वेश्चन नंबर 128 क्या कहता है देखते हैं। स्ट्रक्चर बताना है आपको, अमंग द गिवन स्ट्रक्चर विच कैन एग्जिबिट टॉटोमेरिज्म, यानी इस तीनों में कौन टॉटोमेरिज्म एग्जिबिट करेगा ये आपको बताना है। चलो तो एक करके देखते हैं कौन कौन टॉटोमेरिज्म शो कर सकता है। तो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे देखो कहीं से भी हाइड्रोजन लग रहा है निकाला जा सकता है, आंसर इज नो। कोई भी हमें हाइड्रोजन नहीं मिलेगा sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से लगा। यहाँ पे हाइड्रोजन है लेकिन हमें पता है ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है का हाइड्रोजन है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड लगा कार्बन से हाइड्रोजन को नहीं निकाला जा सकता। ठीक, यहाँ पे भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से लगा हाइड्रोजन है, तो ये सब हाइड्रोजन को नहीं निकाला जा सकता। क्यों नहीं निकाला जा सकता? H+ निकालेंगे माइनस आ जाएगा, हाईली अनस्टेबल। ठीक, डबल बॉन्ड पे माइनस चार्ज, हाईली अनस्टेबल, तो इसलिए इसमें कहीं भी हाइड्रोजन नहीं निकाला, तो 1 तो टॉटोमेरिज्म शो नहीं करेगा। सेकंड पे आओ, तो सेकंड पे हम क्या देख सकते हैं, यहाँ पे H है, आसानी से ये टॉटोमेराइज हो जाएगा। टॉटोमेराइज कुछ इस तरह से होता है, H+ निकलेगा, O पे माइनस, यहाँ H और ये H+, तो इस तरह से यहाँ टॉटोमेरिज्म पॉसिबल है। ऑप्शन थर्ड में आते हैं, थर्ड में क्या पॉसिबल है, तो अगेन देख सकते हैं यहाँ पे भी कोई भी हाइड्रोजन sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से नहीं लगा। यदि कोई भी हाइड्रोजन sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से नहीं लगा है तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे भी हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे भी टॉटोमेरिज्म पॉसिबल नहीं है। टॉटोमेरिज्म के लिए ज़रूरी है हाइड्रोजन आपका sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से लगा हो, और साथ ही साथ ज़रूरी है sp3 हाइब्रिडाइज्ड पे जो हाइड्रोजन लगा है उस H+ को निकालने से जो माइनस चार्ज आ रहा है वो रेजोनेंस करते हुए कीटो फॉर्म तक जाए।
तभी वहाँ पे हम बोलेंगे टॉटोमेरिज्म पॉसिबल है। तो फिलहाल यहाँ पे कोई भी हाइड्रोजन sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से लगा नहीं है, तो ये नॉट पॉसिबल। तो इस तरह से विच कैन एग्जिबिट टॉटोमेरिज्म, आंसर इज 2। ठीक, तो ऑप्शन बी हो जाएगा 2 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन 129 पे आते हैं। 129 में 3 स्ट्रक्चर गिवन है, तो अब बताना है अगेन विच कैन एग्जिबिट टॉटोमेरिज्म। ऑप्शन है 1 ओनली, 2 ओनली, 3 ओनली और फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। तो चलो अब हम लोग एक एक करके देखते हैं तीनों में कहाँ टॉटोमेरिज्म पॉसिबल होगा और कहाँ पॉसिबल नहीं है। सबसे पहले इस वाले में हम लोग बहुत आसानी से कह सकते हैं कि यहाँ पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है। ये ध्यान देना, ये ब्रिजहेड कार्बन नहीं है। ब्रिजहेड कार्बन के लिए क्या होना चाहिए, इसके बीच में, इस दोनों के बीच में एक कार्बन आइटम प्रेजेंट होना जरूरी है। तो यहाँ पे तो कोई भी कार्बन इसके बीच में प्रेजेंट नहीं। यदि यह स्ट्रक्चर ऐसा होता तो हम कहते ये ब्रिजहेड कार्बन है, लेकिन फिलहाल ये ब्रिजहेड कार्बन नहीं है। ठीक, चलो तो यहाँ पे हम लोग देख क्या रहे हैं कि यहाँ से H+ को बहुत आसानी से निकाला जा सकता है। यदि ये H+ को निकाल दिया जाएगा तो माइनस चार्ज इस कार्बन पे आएगा और ये माइनस चार्ज फिर यहाँ पे इनॉल बना लेगा कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे इनॉल तो बनेगा। सिमिलरली यहाँ पे भी, अच्छा केवल यहीं पे इनॉल बनेगा, एक ही इनॉल बन सकता है यहाँ पे। ठीक, तो यहाँ पे स्ट्रक्चर 1 में तो टॉटोमेरिज्म पॉसिबल है। ऑप्शन बी, सेकंड ऑप्शन में देखते हैं क्या यहाँ टॉटोमेरिज्म पॉसिबल है। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं अगेन। अच्छा एक और चीज़ यहाँ पे ऐसा भी पूछा जा सकता था, एक H यहाँ पे भी लगा हुआ है, क्या इस H यहाँ पे इनॉल ऐसा भी बन, H+ यहाँ से निकलते, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे OH आ जाता। तो इस दोनों में कौन सा स्ट्रक्चर बनाना होगा, कौन सा इनॉल ज़्यादा स्टेबल होगा हमारा। तो ये कैसे देखते हैं, H+ के निकलने से यहाँ पे माइनस चार्ज आया, यहाँ पे H+ निकालते तो यहाँ पे माइनस चार्ज आता। और हम लोग को क्या करना होता है, माइनस चार्ज का स्टेबिलिटी देखना होता है। ये माइनस चार्ज 3 डिग्री होगा, ये माइनस चार्ज भी 3 डिग्री होगा। ठीक, तो फिर कौन स्टेबल ज़्यादा होगा, तो ये वाला ज़्यादा स्टेबल होगा। क्यों, क्योंकि ये 3 डिग्री कॉमन है, लेकिन यहाँ पे बगल में एक CH3 एक्स्ट्रा लगा है, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं लगा हुआ है, इसलिए ये वाला माइनस चार्ज ज़्यादा स्टेबल होगा, इसलिए इनॉल यहाँ से बनेगा। चलो सेम यहाँ पे हम लोग आते हैं, तो यहाँ पे H+ और यहाँ पे H+, कहाँ से माइनस चार्ज निकालेंगे, H+ निकालेंगे, तो यहाँ का H+ निकालेंगे और हम लोग यहाँ इनॉल बना देंगे। ठीक, अगेन यहाँ पे भी इनॉल की टॉटोमेरिज्म पॉसिबल है। अगेन यहाँ से हम लोग H+ नहीं निकाला, माइनस चार्ज जैसे आएगा तो ये 2 CH3 + I इफेक्ट शो कर रहा है एंड प्लस I गिव्स माइनस चार्ज, ये इस माइनस चार्ज को डिस्टेबलाइज कर देगा, इसलिए मोर स्टेबल इनॉल यहाँ से बनेगा। थर्ड वाले पे आ जाओ। थर्ड वाले पे अब देखो यहाँ से H और यहाँ से H नहीं निकाल सकते, हमारे पास एक ही ऑप्शन है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, उसको निकाल कर इनॉल बनाना। तो बिल्कुल हम कर सकते हैं ऐसा, यहाँ पे OH कर देते हैं और यहाँ पे इनॉल बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से क्या देख रहे हैं, यहाँ पे तीनों स्ट्रक्चर में A, B एंड C 1, 2, 3 तीनों स्ट्रक्चर में टॉटोमेरिज्म पॉसिबल है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा 129। आइडेंटिफाई द विच कैन एग्जिबिट टॉटोमेरिज्म, तो आंसर है डी ऑल ऑफ दिस। ठीक, तो ये 29 हो गया। नेक्स्ट हम लोग 130 पे आते हैं। 130 इसमें क्वेश्चन है CH3CH डबल बॉन्ड O इन इक्विलिब्रियम विद CH2 डबल बॉन्ड CHOH। आपको बताना है बिटवीन द टू टॉटोमर्स विच इज मोर स्टेबल। अच्छा, ये और ये दो स्ट्रक्चर दिया हुआ है, इस दोनों में मोर स्टेबल स्ट्रक्चर कौन है। तो ऑप्शन दिया है, पहले मैं ऑप्शन पढ़ देता हूँ। ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 1 एंड 2 बोथ इक्वली स्टेबल एंड डी है नन ऑफ दीज। तो इस दोनों स्ट्रक्चर में कौन मोर स्टेबल है, बहुत ही सिंपल हो गया क्वेश्चन। ये कीटो फॉर्म है और ये इनॉल फॉर्म है। बताया था इनॉल फॉर्म कीटो फॉर्म से ज़्यादा स्टेबल होता है ओनली अंडर स्पेशल केसेस, और वो स्पेशल केसेस क्या था, यदि इनॉल में H बॉन्डिंग हो जाए, यदि इनॉल में इंट्रामॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग हो जाए, या इनॉल में एरोमेटाइजेशन आ जाए, या फिर इनॉल में एंगल स्ट्रेंथ जो है वो कम हो जाए। ये 4 स्पेशल केसेस था वहाँ जहाँ, या फिर पांचवा था एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन। ये 5 केसेस थे जहाँ इनॉल का कंटेंट कीटो से ज़्यादा हो जाता है। बाकी जनरल केसेस की बात की जाए तो ऐसे में कीटो का परसेंटेज इनॉल से हमेशा ज़्यादा होता है, मतलब कीटो इज मोर स्टेबल देन इनॉल फॉर्म। तो यहाँ पे कीटो और सिंपल इनॉल दिख रहा है, तो हम इनॉल में क्या कोई एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन, क्या एरोमेटिसिटी, क्या इंट्रामॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग, क्या एंगल स्ट्रेंथ कम हो रहा है, ऐसा कुछ भी यहाँ ऑब्जर्व नहीं हो रहा है। इसलिए यहाँ पे हम लोग क्या बोलते हैं, कीटो फॉर्म, मेरे कीटो फॉर्म इज मोर स्टेबल देन इनॉल। स्ट्रक्चर 1 था, स्ट्रक्चर 2, तो मोर स्टेबल कौन हो जाएगा 1। तो आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट हम लोग 131 पे आते हैं। 131 पहले मैं यहाँ पे क्वेश्चन बता देता हूँ क्या है।
आपको बताना है स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ द गिवन टोटोमर्स, यानी इस तीनों में आपको स्टेबिलिटी ऑर्डर बताना है, कौन ज़्यादा स्टेबल कम स्टेबल, ये चीज़ देखकर। ठीक, तो चलिए एक एक करके अब हम लोग देखते हैं कौन ज़्यादा स्टेबल होगा कौन कम स्टेबल होगा। इस वाले क्वेश्चन में ये कौन सा फॉर्म दिया है, इनॉल फॉर्म दिया हुआ है। पहले तो आपको कीटो और इनॉल, हर क्वेश्चन में यदि जब भी स्टेबिलिटी से रिलेटेड है तो आपको कीटो और इनॉल पहचानना पड़ेगा। यहाँ पे ये इनॉल फॉर्म है, ये कीटो फॉर्म है और ये भी इनॉल फॉर्म है। इतना क्लियर है। अब यहाँ पे हम लोग तीनों में जो इनॉल फॉर्म है पहले उसमें देखें क्या वो कोई स्पेशल केसेस आ रहा है। स्पेशल केसेस का मतलब जो हमने बताया था, क्या क्या बताया था। सबसे पहली बात आपका एरोमेटाइजेशन, इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग, एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन, बॉन्ड एंगल या एंगल स्ट्रेंथ कम होना, ये सभी चीज़ें। क्या ऐसा कुछ आपको ऑब्जर्व हो रहा है यहाँ पे? तो देख लो इनॉल फॉर्म में ना हमें एच बॉन्डिंग दिख रहा है, ना कोई एरोमेटाइजेशन हो रहा है, ना ही कोई यहाँ पे एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन दिख रहा है। ठीक है, तो ऐसे कोई ना ही कोई एंगल स्ट्रेंथ कम हो रहा है। तो ऐसे में हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पे इनॉल और कीटो में कौन मोर स्टेबल होगा? तो कीटो फॉर्म विल बी मोर स्टेबल देन इनॉल फॉर्म। 2 विल बी ग्रेटर देन 1 and 3। बट आउट ऑफ दिस 2, 1 and 3 में हम किस तरह से डिस्टिंग्विश करेंगे, किस तरह से कंपेयर करेंगे इनके स्टेबिलिटी ऑर्डर। तो चलो देखते हैं। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना, यहाँ पे डबल इनॉल इस तरफ बनाया गया, जबकि इसमें इनॉल यहाँ के हाइड्रोजन को निकाल कर बनाया गया। देखो यहाँ पे भी हाइड्रोजन था एक, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन था। इस इनॉल को कैसे बनाया गया है? इस H को निकालकर। यहाँ पे इनॉल कैसे बनाया गया है? इस वाले H को निकालकर बनाया गया। ठीक, दोनों यदि इनॉल को ऑब्जर्व करें तो यहाँ पे देखना, यहाँ पे ये जो ट्रायंगल साइक्लोप्रोपेन दिख रहा है इसका हाइब्रिडेशन क्या है? sp3। बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए इस कार्बन का? 109 डिग्री 28 मिनट। यदि यहाँ पे भी देखें तो ये कार्बन अब क्या हो चुका है? sp2। बॉन्ड एंगल कितना हो चुका? 120 डिग्री। जबकि साइक्लोप्रोपेन में ये एंगल होना कितना चाहिए? तो साइक्लोप्रोपेन में ये तीनों एंगल 60 60 60 का होगा। यहाँ पे भी बॉन्ड एंगल देखा जाए तो कितना हो जाएगा? 60 डिग्री का। अब यहाँ पे जरा देखना, यदि इनॉल यहाँ बनता है तो ये जो एंगल स्ट्रेंथ रहता है, एंगल स्ट्रेंथ कितना का यहाँ ऑब्जर्व होगा? तो 60 डिग्री का बॉन्ड एंगल होना चाहिए, जबकि है कितना? 109 डिग्री 28 मिनट। तो कितना का एंगल स्ट्रेंथ यहाँ पे आ गया? तो ऑलमोस्ट हम बोल सकते हैं 50 डिग्री का एंगल स्ट्रेंथ यहाँ ऑब्जर्व होगा। जबकि यदि इनॉल इधर बना दिया जाए तो ऐसे केस में एंगल स्ट्रेंथ 60 डिग्री से 120 डिग्री, तो कितने का डिफरेंस आ गया? 60 डिग्री का। हम बोलेंगे क्या कि यहाँ पे 60 डिग्री का एंगल स्ट्रेंथ है। मतलब इस कार्बन को होना चाहिए था 60 डिग्री पे, लेकिन ये बढ़कर 120 डिग्री पे आ गया। sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन होने के कारण ऐसा हो रहा है। sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन का बॉन्ड एंगल 120 डिग्री, जबकि है यहाँ पे 60। तो इसमें समझ सकते हो कितना ज़्यादा एंगल स्ट्रेन आ जाएगा, और इसलिए यहाँ एंगल स्ट्रेन ज़्यादा हो चुका है फर्स्ट केस से, इसलिए ये क्या है? अनस्टेबल सिस्टम है। और रिलेटिवली हम लोग इसको क्या बोल देंगे? 1 को मोर स्टेबल। तो इसलिए 2 तो सबसे ज़्यादा हो जाएगा कीटो फॉर्म में, और 1 and 3 में हम क्या बोलेंगे? 1 इज मोर स्टेबल देन 3। तो इसलिए जो ऑर्डर हो जाएगा 2, 1 and then 3। इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक, अब हम लोग नेक्स्ट 132 पे आते हैं। 132 में भी आपको 3 स्ट्रक्चर दिया हुआ है। ये स्ट्रक्चर 1 है, दिस इन इक्विलिब्रियम विद दिस स्ट्रक्चर, and this is in equilibrium with this structure। ठीक, अगेन आपको बताना है स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ द गिवन टोटोमर्स। अगेन इस स्ट्रक्चर 1, 2 and 3 में स्टेबिलिटी ऑर्डर बताना है। ओके, तो चलिए स्टेबिलिटी ऑर्डर देखते हैं। पहला फॉर्म इनॉल है, दूसरा कीटो है और तीसरा भी इनॉल फॉर्म है। एक चीज ध्यान देना, यहाँ पे ये कार्बन जो है वो ब्रिजेड कार्बन यहाँ पे आ गया। ब्रिजेड क्यों? क्योंकि इस दोनों के बीच में देखो एक कार्बन आ गया। यदि ये डायरेक्टली ज्वाइन होता तो ब्रिजेड नहीं होता। यहाँ पे डायरेक्टली एक कार्बन के थ्रू जुड़ा है, इसलिए ब्रिजेड कार्बन हो गया। ब्रिजेड कार्बन sp2 हाइब्रिड, यहाँ पे इनॉल नॉट पॉसिबल। तो इसलिए 1 बहुत ही कम, मतलब अनस्टेबल हो गया सिस्टम। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ब्रिजेड कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज हो चुका है। ठीक, ब्रेड्स रूल के अकॉर्डिंग ये अनस्टेबल स्ट्रक्चर है। इस वाले में आओ, ये कीटो फॉर्म है और यहाँ पे क्या हमें मिल रहा है? इनॉल फॉर्म मिल रहा है। अब बता सकते हो कीटो और इनॉल में कौन ज़्यादा स्टेबल होता है? कीटो फॉर्म इज जनरली मोर स्टेबल देन इनॉल फॉर्म, क्योंकि यहाँ पे इस इनॉल में कोई स्पेशल केसेस ऑब्जर्व नहीं हो रहा है। इसलिए सबसे ज़्यादा स्टेबल 2, 2 के बाद 3 और 1 तो अनस्टेबल सिस्टम हो गया। ठीक, तो स्टेबिलिटी ऑर्डर हो जाएगा 2, 3, 1। आंसर, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 133 पे आते हैं।
तो यहाँ पे इनॉल कंटेंट का जो परसेंटेज है वो x है, यहाँ y है और ये z परसेंट है। आपको बताना है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इनॉल कंटेंट x y एंड z। तो ये करेक्ट ऑर्डर ऑफ इनॉल कंटेंट क्या होगा, x y z, यानी तीनों में कहाँ इनॉल कंटेंट सबसे ज़्यादा होगा ये आपको बताना है, ठीक। और उसके बाद आपको ऑर्डर बताना है डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो चलिए पहला ऑप्शन में देखते हैं। 2 प्लस का मतलब क्या है, यहाँ पे 2 प्लस का मतलब 1 प्लस यहाँ पे 1 प्लस यहाँ पे और यहाँ पे 2 पाई इलेक्ट्रॉन का साइक्लिक कॉन्जुगेशन। 2 प्लस का मतलब ये एक्चुअली, ठीक है ना। यदि रिंग में 2 प्लस लिखा है इसका मतलब वो क्या है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन मतलब रिंग में कॉन्जुगेशन में प्रेजेंट है। यहाँ पे देख सकते हैं ये टाई बॉन्ड के कारण 2 इलेक्ट्रॉन आ गया। अब प्लस चार्ज वो भी 2 प्लस कहाँ से आएगा, एक यहाँ से और एक यहाँ से। तो इस चीज़ को हम लोग ऐसा 2 प्लस और इसको सर्कल कर देते हैं, ठीक है ना। तो चलो इस स्ट्रक्चर को मैं ओपन करके बना देता हूँ। ये है एक्चुअली इस वाले में देखो वाई, चलो ठीक है। यहाँ पे ध्यान देना ये रिंग क्या है, ये एरोमेटिक रिंग है, ये रिंग एरोमेटिक है, देख सकते हो। तो यहाँ का जो इनॉल है वो एरोमेटिक हो चुका है। ये वाला रिंग को जरा देखो तो 2 2 4 पाई इलेक्ट्रॉन साइक्लिक कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है, इसलिए ये रिंग कैसा दिख रहा है, नॉन एरोमेटिक। ये क्वेश्चन ऑलरेडी मेरे लेक्चर में आपको मिल जाएगा। और साथ ही साथ यहाँ Z परसेंटेज है। यदि यहाँ पे देखा जाए तो रिंग ना एरोमेटिक है ना नॉन एरोमेटिक है, ठीक। तो ये हम लोग सॉरी ये नॉन नहीं, इसको क्या बोलेंगे, एंटी एरोमेटिक। और ये क्या हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक। ऑलरेडी बता चुके एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक अलग अलग चीज़ होता है, ठीक। तो इस तरह से यहाँ पे हम लोग सबसे ज़्यादा इनॉल कंटेंट कहाँ बोलेंगे, डेफिनेटली X का इनॉल कंटेंट सबसे ज़्यादा होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ एरोमेटिक इनॉल बन रहा है। इसके बाद एंटी और नॉन एरोमेटिक में बताए थे, एंटी एरोमेटिक अनस्टेबल होता है रूम टेम्परेचर पे, तो इसलिए ये वाला क्या है, अनस्टेबल है। तो इससे ज़्यादा अच्छा स्टेबल कौन कहेंगे, किसे कहेंगे, Z वाले को। तो इसलिए X के बाद Z आ जाएगा और Z के बाद अल्टीमेटली Y आ जाएगा फाइनली, ठीक। तो इसलिए जो इनॉल कंटेंट का ऑर्डर होगा वो X, Z एंड Y। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो नोट कर लिया आप लोग। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 134 पे आते हैं। अगेन आपको इस सवाल में भी बताना है इनॉल कंटेंट का करेक्ट ऑर्डर क्या होगा। तो इनॉल कंटेंट देखना है हमें, चलो X Y Z में देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जो इनॉल बना है देख सकते हो, ये इनॉल क्या एरोमेटिक है, ठीक है। कितना पाई इलेक्ट्रॉन आपको देखने को मिलेगा, 2 4 और यहाँ पे 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन के साथ ये रिंग क्या हो जा रहा है, एरोमेटिक हो गया। सबसे पहले तो हम लोग एरोमेटिसिटी देखेंगे। यहाँ पे कॉन्जुगेशन टूट गया, सिंगल सिंगल, नो कॉन्जुगेशन, तो ये नॉन एरोमेटिक है। यहाँ पे भी आप देख सकते हो नॉन एरोमेटिक। X Y एंड Z, इसमें एक चीज़ क्लियर हो गया, X का इनॉल कंटेंट सबसे ज़्यादा होगा ड्यू टू इट्स एरोमेटाइजेशन। अब हम लोग Y एंड Z में कंपेयर करते हैं। यहाँ पे Y एंड Z में किस तरह से कंपेयर करेंगे, तो देखो इस तरह का सवाल हमने बताया था, जब भी C डबल बॉन्ड O आ जाए, ठीक। यहाँ पे ये वाला इनॉल किस तरह से बनाया गया है, जब माइनस चार्ज यहाँ आया होगा, ओके। यहाँ पे माइनस चार्ज कैसे बनाया गया है, जब माइनस चार्ज यहाँ आया होगा। अब यहाँ पे देखो ऑक्सीजन के पास जो लोन पेयर है वो क्या हो जाएगा, इसके साथ रेजोनेंस में आ गया है, देख रहे हो। तो ये इस तरह से कौन सा इफेक्ट शो करेगा इस वाले माइनस चार्ज पे, यदि मैं इसको देखूँ तो +M, जबकि यहाँ पे कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, CH2 ग्रुप। ये पार्ट आइडेंटिकल है, CH2 यहाँ भी, CH2 यहाँ पे भी। जो डिफरेंस जहाँ पे आ रहा है मैं उस कार्बन को केवल ऑब्जर्व कर, उस पॉइंट को ऑब्जर्व कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो इस तरह से यहाँ पे O के पास लोन पेयर है तो ये +M इफेक्ट शो करके माइनस चार्ज देगा और ये माइनस चार्ज का स्टेबिलिटी को और ज़्यादा कम कर देगा। जबकि यहाँ पे +I से माइनस चार्ज आ रहा है तो यहाँ पे स्टेबिलिटी थोड़ा कम रहेगा, यहाँ पे स्टेबिलिटी कुछ ज़्यादा ही कम हो जाएगा। तो इस दोनों में रिलेटिवली मोर स्टेबल एनायन किसको कहेंगे, इसको। हालांकि दोनों जगह डिस्टेबलाइज ही हो रहा है एनायन, यहाँ पे प्लस आएगी उस माइनस, +M की उस माइनस, लेकिन यहाँ माइनस चार्ज ज़्यादा मिल गया +M के कारण, इसलिए यहाँ पे डिस्टेबलाइजेशन ज़्यादा हो गया। मतलब ये अनस्टेबल ज़्यादा है, ये स्टेबल बोलेंगे ज़्यादा हो रहा है, ठीक है ना। तो ये ज़्यादा स्टेबल, ये कम स्टेबल। तो इसलिए X के बाद Z और Z के बाद Y। तो इस तरह से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अगेन D ही होगा, X, Z एंड Y। आपको बताना among the given ketones the one which does not enolize is, इसमें से किसका इनोलाइजेशन नहीं होगा ये आपको बताना है, which does not enolize। तो चलो एक करके देखते हैं। यहाँ पे ये तो बहुत आसानी से दिख रहा है यार, ये इसका इनॉल क्या बन जाता है, फेनॉल। तो ये तो एनोलाइज हो जाता है और एरोमेटिक हो जाता है, बहुत अच्छी बात है। एनोलाइज कौन नहीं करेगा ये बताना है। क्या यहाँ से H हम लोग निकाल सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हो 1 2 3, यहाँ पे एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, बट हम लोग इस हाइड्रोजन को नहीं निकाल सकते। क्यों, माइनस चार्ज आ जाएगा इस sp2 हाइब्रिडाइज और इनॉल ऐसा बन जाएगा, ठीक। तो इसलिए यदि इनॉल ऐसा बन गया, डबल बॉन्डेड पे इनॉल आ गया तो ये क्या हो जाएगा, अनस्टेबल। इसलिए यहाँ से भी इनॉल नहीं बनाया जा सकता।
लेकिन इधर से तो नहीं बनाया, लेकिन यहाँ पे तो 2 हाइड्रोजन है ना, तो ये इनॉल ऐसा तो बना सकता है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से हाइड्रोजन को निकाल कर ये इनॉल इधर बना देगा। तो इस तरह से यहाँ इनॉल बन जाएगा क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है। इस वाले स्ट्रक्चर में आओ, यहाँ पे इधर से इनॉल नहीं बन सकता क्योंकि इनॉल बना तो डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, ये sp2 बन जाएगा। ब्रेड्स रूल के अकॉर्डिंग ये अनस्टेबल हो जाएगा, इसलिए इधर से नहीं निकाल सकता है। इधर से निकाल सकता है क्या? यहाँ तो हाइड्रोजन ही नहीं है। जब हाइड्रोजन ही नहीं है तो यहाँ पे भी इनॉल नहीं बन सकता। तो इस वाले में एक इनॉल बन जा रहा था, लेकिन इस वाले में कोई भी चांस नहीं है इनॉल बनने का, क्योंकि इधर भी रेस्ट्रिक्शन लगा है, इधर भी रेस्ट्रिक्शन है। यहाँ तो हाइड्रोजन ही नहीं है, इधर हाइड्रोजन है, तो वो ब्रेड्स रूल के अकॉर्डिंग अनस्टेबल हो जा रहा है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2। ठीक है, तो आंसर विल बी ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 136 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 136 स्ट्रक्चर एक दिया हुआ है, मैं स्ट्रक्चर बना दे रहा हूँ। ये CH3 C डबल बॉन्ड OH, आपको बताना है D2OOD माइनस से ट्रीट कराया गया, प्रोडक्ट क्या बनेगा फाइनल। ठीक, तो अगेन आपको 4 ऑप्शन दिया गया है स्ट्रक्चर बना बनाकर, और चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ दिस। तो आपको बताना है कौन सा स्ट्रक्चर सही होगा। तो चलिए मैं डायरेक्ट इसका फाइनल प्रोडक्ट बना दे रहा हूँ, उसके बाद आप आंसर से मैच कर लेना कौन सा ऑप्शन होना चाहिए। सबसे पहले D2OD माइनस क्या दिख रहा है? ड्यूटेरियम एक्सचेंज मेथड। ड्यूटेरियम एक्सचेंज मेथड है तो C डबल बॉन्ड हो के अल्फा पोजीशन पे जो भी हाइड्रोजन लगा होगा वो रिप्लेस हो जाएगा। तो अल्फा पोजीशन पे यहाँ पे एक हाइड्रोजन दिख रहा है, ये रिप्लेस हो जाएगा। तो इस तरह से फाइनल प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा? इसमें और कोई चेंज हो जाएगा C डबल। एक चीज़ ध्यान रखना, कीटो फॉर्म ही रहता है, वो इनॉल नहीं बनता ड्यूटेरियम एक्सचेंज में। और यहाँ पे CH3 ध्यान देना, यहाँ का H ड्यूटेरियम से रिप्लेस नहीं होगा, क्योंकि यहाँ से H+ निकालेंगे तो माइनस है। क्या ये माइनस चार्ज रेजोनेंस करता हुआ इस C डबल बॉन्ड O तक आ सकता है? नहीं आ सकता है, इसलिए इसको यहीं पे रोक देंगे। मतलब यहाँ से H को रिप्लेस नहीं करना ड्यूटेरियम के द्वारा, तो इसलिए ओनली दिस विल बी द फाइनल प्रोडक्ट। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक, ये 136 हो गया। नेक्स्ट 137 पे चलते हैं। आपको करेक्ट ऑर्डर ऑफ इनॉल कंटेंट बताना है। ठीक, तो नीचे ऑप्शन दिया है 1 ग्रेटर देन 2 ग्रेटर देन 3 3 2 1 2 1 3 2 3 1। तो मैं फाइनल आंसर यहाँ पे आपको बता दे रहा हूँ, आप ऑप्शन से मैच कर लेना। यहाँ पे इनॉल कंटेंट हमें देखना है, कुछ स्पेशल कहीं देखने को मिल रहा है क्या इनॉल में? तो सबका एक काम करता हूँ, मैं पहले इनॉल बना लेता हूँ। यदि यहाँ इनॉल बनाऊंगा तो ध्यान देना, इसका इनॉल यहाँ पे H निकलेगा, यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ OH आ जाएगा, और ये इनॉल बनते ही देखो एरोमेटिक हो चुका है। यदि यहाँ पे मैं इनॉल बनाऊँ तो ऐसा बनेगा, यहाँ पे मैं इनॉल बनाऊँ तो कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं? सबसे ज़्यादा इनॉल कंटेंट कहाँ होने वाला? 2 में, अनडाउटेडली 2 में। क्यों ऐसा? क्योंकि 2 में एरोमेटाइजेशन आ गया। अब बच गया 1 and 3। 1 and 3 में हमें चेक करना है कहाँ ज़्यादा होगा इनॉल कंटेंट। ठीक है, तो एक काम करते हैं, यहाँ पे जब भी कीटो फॉर्म से हमें इनॉल फॉर्म बनाना तो क्या करो आप? माइनस चार्ज का स्टेबिलिटी देख लो, अभी इनॉल मत बनाओ। ठीक है ना, ये तरीका बताए थे ना, जो तरीका आपको बताए वही तरीका फॉलो किया करो। इनॉल में यदि बना हुआ है, इनॉल आपको बना कर दे दिया गया तो ठीक है, या फिर इनॉल में यदि वो स्पेशल केसेस ऑब्जर्व हो रहा है तो ऐसे में उसका इनॉल कंटेंट सबसे आगे हो जाएगा, सबसे ज़्यादा हो जाएगा। बाकी को आपको कंपेयर करना है तो माइनस चार्ज का स्टेबिलिटी देखकर कंपेयर कर लो, बहुत ईजी हो जाएगा। तो यहाँ पे माइनस चार्ज यहाँ आएगा, यहाँ पे माइनस चार्ज यहाँ पे है। देखो माइनस चार्ज कौन ज़्यादा स्टेबल है, तो यहाँ पे देखोगे तो ऐसा मैं इस माइनस चार्ज को यहाँ पे लिख देता हूँ, कोई दिक्कत? यहाँ से H+ निकालो, यहाँ से निकालो, बाद बराबर। मैंने माइनस चार्ज इसलिए यहाँ पे लिखा ताकि 1 और 3 को कंपेयर करना आसान हो जाए। ये पार्ट देख लो बिल्कुल सेम है, बस यहाँ पे कार्बन लगा, यहाँ पे ऑक्सीजन लगा, और ये ऑक्सीजन कौन सा इफेक्ट शो कर देगा? +M इफेक्ट शो करेगा। इस तरह से +M के कारण ये माइनस चार्ज को क्या कर दिया? डिस्टेबलाइज कर दिया, और डिस्टेबलाइज किया इसलिए क्या हो जाएगा? 3 अनस्टेबल हो जाएगा और 1 मोर स्टेबल हो जाएगा। फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? 2 1 then 3। तो ये हो गया 137 का करेक्ट आंसर, C। ओके, तो आपको यही करना है। जब भी इनॉल में यदि स्पेशल केस ऑब्जर्व हो जाए तो वो सबसे आगे हो जाएगा। जैसा कि हमें 2 में दिख गया कि इनॉल बनते ही एरोमेटिक हो रहा है, तो 2 को मैंने सबसे आगे कर दिया। 1 and 3 को कंपेयर करना था, तो 1 and 3 में मैंने क्या किया? जस्ट इसका H+ को निकाल कर माइनस चार्ज बनाया, माइनस चार्ज का स्टेबिलिटी देख लिया। ठीक, तो यहाँ पे +I इफेक्ट लगेगा इस CH2 ग्रुप का, जबकि यहाँ पे ऑक्सीजन दिख रहा है, रेजोनेंस में दिख रहा है, इसलिए ये +M के कारण डिस्टेबलाइज कर दिया, इसलिए 3 पीछे 1 मोर स्टेबल। आपको तीनों में अगेन क्या बताना है? इनॉल कंटेंट का करेक्ट ऑर्डर। तो यहाँ पे ध्यान दो,
यहाँ पे यदि मैं इनॉल बनाऊँ तो ऐसा स्ट्रक्चर हो जाएगा, और ये स्ट्रक्चर अगेन क्या हो गया, ध्यान से देखो तो एरोमेटिक हो गया। अगेन ये क्वेश्चन मैंने लेक्चर के समय ही ये ऑलरेडी बता दिया था, इस स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन भी किया था मैंने। तो यहाँ पे एक और फायदा क्या होगा, यहाँ पे एच बॉन्डिंग भी देखने को तुम्हें मिलेगा, ठीक। और ये एरोमेटिक भी हो, एरोमेटिक ऐसे 2 4 6 पाई इलेक्ट्रॉन, और ये स्ट्रक्चर को ऐसा लिखा जा सकता है ना, तो साइक्लिक कॉन्जुगेशन 6 पाई इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे प्रेजेंट है, इसलिए ये रिंग एरोमेटिक हो गया। इस वाले स्ट्रक्चर में आते हैं, इनॉल बनाना हो तो यहाँ का H हटाएंगे, H+ के हटते माइनस चार्ज यहाँ, ये इनॉल, तो इसका इनॉल कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है। तो ये इनॉल बन जाएगा जो पहले कीटो दिया हुआ था। अगेन यहाँ पे हम लोग अगेन ऑब्जर्व करेंगे, क्या ऑब्जर्व करेंगे, ये भी रिंग देखोगे तो ये माइनस है, ये भी 2 4 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन का साइक्लिक कॉन्जुगेशन यहाँ भी परसेंट है, तो इसलिए स्ट्रक्चर 2 भी जो है वो भी एरोमेटिक हो रहा है। अब 1 भी एरोमेटिक हो गया, 2 भी एरोमेटिक हो गया। अब इस दोनों में कौन सा इनॉल ज़्यादा मेजर में कौन होगा, दोनों इनॉल। तो यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे जो इनॉल बन रहा है इसमें H बॉन्डिंग प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे कोई H बॉन्डिंग नहीं हो पाएगा, डिस्टेंस फैक्टर की वजह से, डिस्टेंस की वजह से कोई H बॉन्डिंग नहीं। तो यहाँ एरोमेटिक प्लस H बॉन्डिंग, यहाँ ओनली एरोमेटिक हो रहा है, इसलिए 1 और 2 में कहाँ इनॉल कंटेंट ज़्यादा बोलेंगे, 1 ग्रेटर देन 2। और यहाँ पे चेक करते हैं, यदि मैं यहाँ H+ निकाल लूँ, कहाँ से निकाला जाए, मान लो मैं इधर से निकाल रहा हूँ, यहाँ से H+ निकालो तो यहाँ पे OH आ जाएगा, फिर यहाँ से मान लो मैं इधर से H+ निकालो तो यहाँ पे OH आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या देख रहे हो, ये रिंग नॉन एरोमेटिक ही है, कॉन्जुगेशन कंप्लीट नहीं हो पा रहा, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, लेकिन यहाँ पे देखो सिंगल कॉन्जुगेशन यहाँ टूट गया। तो इसलिए A1 2 और 3 में सबसे ज़्यादा इनॉल कंटेंट 1 में होगा, एरोमेटिक प्लस H बॉन्डिंग, देन 2 में क्योंकि एरोमेटिक है, और थर्ड नॉन एरोमेटिक है, ठीक। तो 1 2 एंड 3 करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। ये 138 हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 139 पे आते हैं। करेक्ट ऑर्डर ऑफ इनॉल कंटेंट, तो इस तीनों में इनॉल कंटेंट का ऑर्डर बताना है, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, यदि मैं इनॉल बनाऊं, अच्छा ये तीनों कीटो फॉर्म ही दिया, कहीं इनॉल फॉर्म नहीं दिया हुआ है। एक चीज़ बहुत ही क्लियरली आप लोग को दिख रहा होगा, यदि मैं यहाँ इनॉल बनाने की कोशिश करूँ तो ये इनॉल कहाँ से बनाऊंगा, मेरे पास एक ही ऑप्शन है, यहाँ का हाइड्रोजन निकाल कर ऐसा इनॉल बना दो। यदि ये इनॉल बनता है तो ऐसे में क्या देख रहे हैं, ये इनॉल क्या हो चुका, एंटी एरोमेटिक हो चुका है, बहुत ही क्लियरली दिख रहा होगा, एंटी एरोमेटिक। 4 पाई इलेक्ट्रॉन आ चुका है इस रिंग में, साइक्लाइजेशन कॉन्जुगेशन भी प्रेजेंट है 4 पाई इलेक्ट्रॉन के साथ, एंटी एरोमेटिक। यदि एंटी एरोमेटिक हो गया तो थर्ड का इनॉल कंटेंट सबसे लीस्ट होगा। तो यहाँ से एक चीज़ क्लियर हो गया कि थर्ड जो है उसका इनॉल कंटेंट लीस्ट होगा। अब 1 और 2 में हमें कंपेयर करना है, तो चलो ध्यान से देखना, यदि मैं 1 का इनॉल बनाऊँ तो कैसे बनाऊँगा, कुछ इस तरह से बनाऊँगा इनॉल, ठीक है। यहाँ पे यदि मैं इनॉल बनाऊँगा तो कुछ इस तरह से बनाऊँगा। आप यहाँ पे बनाओगे, बना सकते हो, कहाँ ज़्यादा स्टेबल बनेगा अनस्टेबल बनेगा वो अभी मैं देख नहीं रहा हूँ, यहाँ बनाओ यहाँ बात बनाओ, बात बराबर है। अभी फिलहाल के लिए मैं इस क्वेश्चन के लिए बात कर रहा हूँ। चलो अब यहाँ पे बनाने और यहाँ पे बनाने से देखो डिफरेंस क्या आ रहा है, एक चीज़ ध्यान से यहाँ पे समझना। इस तरह का क्वेश्चन इससे पहले भी कर चुके हैं, हालांकि यहाँ पे देखो यदि इस कार्बन का मैं हाइब्रिडेशन देखूंगा तो क्या हो चुका है, sp2। यहाँ पे कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या हो चुका है, sp2, और sp2 का बॉन्ड एंगल कितना हो जाता है 120 डिग्री। यहाँ पे भी कितना हो चुका, 120 डिग्री हो चुका। यदि इस वाले में मैं देखूं तो यहाँ पे ये sp2 बन चुका है 120 डिग्री, ये भी कार्बन sp2 बन चुका है, दैट इज 120 डिग्री। अब यदि यहाँ पे अच्छे से ऑब्जर्व किया जाए, पहले ये साइक्लोब्यूटेन है, ये कार्बन कितने, ये जो एंगल रहा होगा वो कितने का रहा होगा, 90 डिग्री का एंगल रहा होगा। यहाँ पे भी जो एंगल रहा होगा, अच्छा इस साइक्लोहेक्सेन में ईच एंगल कितने डिग्री का होता है, तो ध्यान दिया 120 डिग्री का। तो यहाँ पे ध्यान देना, जो एंगल होना चाहिए वो 120 डिग्री होना चाहिए, और यहाँ पे इनॉल बनने से बॉन्ड एंगल हो भी कितना रहा है, 120 डिग्री ही हो रहा है। मतलब यहाँ पे एंगल स्ट्रेंथ 0 हो चुका है। यहाँ पे देखो sp2 बन जाने से ये क्या हो गया, इसके अंदर जो एंगल स्ट्रेंथ था वो 0 हो चुका, 120 डिग्री होता है और 120 डिग्री हो भी जा रहा है इनॉल बनने से। और जब इनॉल में नहीं था तो ऐसा नहीं था। यहाँ पे 2 कार्बन अब क्या हो चुका है, मतलब इस वाले भी कार्बन में एंगल स्ट्रेंथ खत्म हो चुका, इस वाले कार्बन में भी एंगल स्ट्रेंथ खत्म हो चुका है। क्यों एंगल स्ट्रेंथ खत्म हो चुका है, ये भी 120 डिग्री, ये भी 120 डिग्री हो गया। लेकिन इससे पहले वाला स्ट्रक्चर में यदि ऑब्जर्व करूं तो ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसा था, तो केवल एक ही कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड था। लेकिन इनॉल बना तो क्या हो गया, 2 कार्बन sp2 हो गया, यानी दोनों कार्बन का एंगल स्ट्रेंथ कम हुआ।
पहले केवल एक ही कार्बन में एंगल स्ट्रेन नहीं था, अब दोनों कार्बन में एंगल स्ट्रेन खत्म हो चुका, तो इसलिए ये वाला स्ट्रक्चर में दोनों जगह एंगल स्ट्रेन 0 हो चुका। यहाँ पे आओ, यहाँ पे क्या हो रहा, 90 डिग्री था, ठीक है, और पहले हाइब्रिडाइजेशन क्या था कार्बन का, ऐसे में इस वाले कार्बन को कंपेयर करूँ तो यह पहले भी sp2 था और इनॉल बनने के बाद भी sp2 ही है, तो इस वाले कार्बन से कोई चेंज नहीं आ रहा। एंगल स्ट्रेन 90 डिग्री का था, पहले भी sp2 था तो बॉन्ड एंगल 120 डिग्री था। अब लेकिन चेंज यहाँ पे चेक करना, यहाँ पे बॉन्ड एंगल कितना है, 90 डिग्री साइक्लोब्यूटेन में होना चाहिए, और अब sp2 था, और जब यहाँ पे इनॉल नहीं बना था, जब इनॉल नहीं बना था तो बॉन्ड एंगल कितना था इसका, sp3 में बॉन्ड एंगल कितना होगा, अप्रॉक्स 109 डिग्री। समझ रहे हो ना इस चीज को। यहाँ पे क्या हो रहा है, जब इनॉल नहीं बना था तो केवल ऐसा स्ट्रक्चर था, मैं इस चीज को मिटा दे रहा हूँ, तो ये वाला कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज था, sp3 था तो बॉन्ड एंगल यहाँ था 109 डिग्री 28। यदि एंगल स्ट्रेन में पूछूं तो क्या बोलोगे, तो पहले 90 डिग्री 109 डिग्री हो गया, तो एंगल स्ट्रेन यहाँ पे इस कार्बन में पहले प्रेजेंट था और एटलीस्ट मतलब अप्रॉक्सीमेटली 19 डिग्री का। लेकिन अब यदि इनॉल बना देता हूँ यहाँ, यदि इनॉल बना दिया तो ये भी कार्बन क्या हो चुका, sp2 हो चुका, पहले sp3 था, लेकिन इनॉल बनते यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये OH हो जाएगा, इनॉल बनते ही sp2 हाइब्रिडाइज हो जाएगा और इसका बॉन्ड एंगल हो जाएगा 120 डिग्री। अब ये बताओ, ये sp2 हाइब्रिडाइज होते ही क्या एंगल स्ट्रेन बढ़ गया या कम हो गया, तो पहले तो 19 डिग्री का एंगल स्ट्रेन आ रहा था, लेकिन अब एंगल स्ट्रेन कितना आ जाएगा जब sp2 हो गया, तो ये पहले 90 डिग्री पे था और 120 डिग्री, एंगल स्ट्रेन कितना का हो चुका, 30 डिग्री का। मतलब यहाँ इनॉल बनने से एंगल स्ट्रेन बढ़ रहा है, एंगल स्ट्रेन बढ़ रहा है, जबकि यहाँ पे क्या हो रहा है, एंगल स्ट्रेन 0 हो रहा है इनॉल बनने से। और यहाँ एंगल स्ट्रेन देख रहे हैं, पहले 19 डिग्री का था जब ये sp3 हाइब्रिडाइज था, लेकिन जैसे ही sp2 हाइब्रिडाइज हो गया इनॉल बनने के कारण एंगल स्ट्रेन 30 डिग्री का हो गया, एंगल स्ट्रेन बढ़ गया, इसलिए क्या बोलेंगे, 1 जो है वो कम स्टेबल होगा, 2 ज़्यादा स्टेबल होगा, तो 2 then 1 then 3। एंटी एरोमेटिक वाला हमेशा अनस्टेबल होता है, इसलिए ये सबसे लास्ट में आ जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है 2 1 3, आंसर डी। तो बताना क्या है, विच पेयर हैज सेकंड कंपाउंड हैज लेस इनॉल कंटेंट देन द फर्स्ट कंपाउंड, ठीक। तो सेकंड वाले का इनॉल कंटेंट फर्स्ट वाले से कम किस वाले ऑप्शन में है, तो चलो देखता हूँ सेकंड वाला का इनॉल कंटेंट फर्स्ट वाले से कम। यहाँ पे यदि मैं इनॉल बनाऊं तो क्या हो जाएगा, कुछ ऐसा बन जाएगा स्ट्रक्चर। रिंग क्या देख रहे हो, एरोमेटिक हो चुका, ये रिंग क्या हो चुका, एरोमेटिक। यदि इनॉल बनाओगे यहाँ पे कोई एरोमेटिक कैरेक्टर आ रहा है क्या, नहीं, इसका मतलब यहाँ इनॉल कंटेंट सेकंड वाले का ज़्यादा है। हमें क्या बताना था, सेकंड का इनॉल कंटेंट कम होना चाहिए। इस वाले में आ जाओ, अगेन यदि यहाँ इनॉल बनाओगे तो यहाँ पे कुछ इस तरह से बनाओगे। ये वाला रिंग यदि यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, देखो तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन का साइक्लिक कॉन्जुगेशन, तो ये 4 पाई इलेक्ट्रॉन के साथ ये रिंग क्या हो चुका है, एंटी एरोमेटिक हो चुका, ये एंटी एरोमेटिक। यहाँ पे चेक करते हैं ऐसा, तो ये क्या है, रिंग नॉन एरोमेटिक। अब एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक कौन ज़्यादा स्टेबल होगा, तो डेफिनेटली नॉन एरोमेटिक जो है वो ज़्यादा स्टेबल होगा एंटी एरोमेटिक से, मतलब कि यहाँ भी सेकंड का इनॉल कंटेंट फर्स्ट से ज़्यादा होगा। थर्ड ऑप्शन पे आते हैं, यहाँ पे यदि मैं बनाऊँ इनॉल तो यहाँ पे कुछ ऐसा बनाना पड़ेगा, और यहाँ पे यदि बनाना हो तो कुछ ऐसा बनाना पड़ेगा। यहाँ पे तो 2 4 और ये माइनस चार्ज के कारण 2 इलेक्ट्रॉन और, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन आ गया इसमें, 6 पाई इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे साइक्लिक कॉन्जुगेशन है, और इस तरह से यहाँ पे ये रिंग क्या हो गया, एरोमेटिक हो गया। यहाँ पे यदि मैं देखूँ तो यहाँ पे कोई एरोमेटिसिटी नहीं आ रहा, तो इनॉल कंटेंट फर्स्ट का यहाँ ज़्यादा हो रहा है सेकंड से, मतलब सेकंड का इनॉल कंटेंट फर्स्ट से कम आ रहा है, तो इसलिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी। बताना क्या था, सेकंड पेयर हैज लेस इनॉल कंटेंट इन द फर्स्ट, तो सेकंड का इनॉल कंटेंट फर्स्ट वाले से कम, क्यों, यहाँ पे एरोमेटिक हो रहा है, ये नॉन एरोमेटिक है, ठीक। तो आंसर इसका हो जाएगा सी। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 167। 167 क्या है, आपको इनकरेक्ट रिलेशन बिटवीन द गिवन पेयर्स, यानी कुछ पेयर्स दिए हैं, आपको इसमें इनकरेक्ट रिलेशन बताना है। नेक्स्ट ये 167 क्वेश्चन, इसमें आपको पेयर्स दिया हुआ और इस दोनों पेयर्स के बीच में जो रिलेशन यहाँ पे दिख रहा है, इसी रिलेशन के बारे में आपको बतलाना है कि ये जो रिलेशन बताया गया है वो सही है या गलत है, ठीक। तो यहाँ पे इस दोनों पेयर को आपस में रेजोनेंस कहा गया है, यहाँ पे इस दोनों पेयर को आपस में टॉटोमर्स कहा गया, इस दोनों को भी रेजोनेंस कहा गया, इस दोनों पेयर को भी टॉटोमर्स कहा गया। तो हमें यही बताना है देखकर कि कौन सा इसमें से इनकरेक्ट रिलेशन बिटवीन गिवन पेयर्स, आपको इनकरेक्ट रिलेशन बताना है। तो चलो पहला चेक करते हैं, ये गिवन पेयर क्या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है आपस में, क्या रेजोनेंस है यहाँ पे। तो चलो देखते हैं, यहाँ पे नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर रहा होगा, यदि मैं देखूँ तो यहाँ पे हो क्या रहा होगा, एक्चुअली ये वाला बॉन्ड कुछ ब्रेक किया होगा इस तरीके से, ये जैसे ब्रेक किया यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस,
ये प्लस चार्ज इसके साथ बॉन्ड बना लेगा। तो फर्स्ट स्टेप में मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे माइनस चार्ज आया, फिर अगले स्टेप में ये माइनस चार्ज यहाँ पे आ जाएगा और ये बॉन्ड बना लेगा यहाँ पे। यानी हम लोग ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर क्या बोलेंगे, आपस में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, क्योंकि हम लोग ये स्ट्रक्चर से ये स्ट्रक्चर बना लिए। रेजोनेंस और टॉटोमर्स में डिफरेंस क्या है? टॉटोमर्स में हाइड्रोजन का माइग्रेशन होता है एक एटम से दूसरे एटम तक, ध्यान में रखना, जबकि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में किसी भी एटम का माइग्रेशन या ऑसिलेशन नहीं होता। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में सभी एटम, हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, सभी एटम अपने जगह पे रहते हैं, केवल इलेक्ट्रॉन का माइग्रेशन होता है, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है। लेकिन टॉटोमर्स में क्या होता है, हाइड्रोजन का ये डिस्प्लेसमेंट होता है, माइग्रेशन होता है, एक एटम से दूसरे एटम तक हाइड्रोजन जाता है। लेकिन रेजोनेंस में ऐसा नहीं है। तो बहुत आसान है, यदि रेजोनेंस और टॉटोमर्स को पहचाना है तो आप सिंपली ये चेक कर लो कि एटम का माइग्रेशन कहाँ हो रहा है। यदि एटम का माइग्रेशन हुआ तो टॉटोमर्स कहलाएगा, यदि एटम का माइग्रेशन नहीं हो रहा है, केवल इलेक्ट्रॉन पेयर का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो ऐसे में हम उसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहते हैं, वहाँ रेजोनेंस हो रहा है बोलेंगे। तो ए में दिख गया रेजोनेंस, मैंने बता भी दिया किस तरह से ये स्ट्रक्चर से ये स्ट्रक्चर बनाया गया है। ठीक, सेकंड स्ट्रक्चर पे आता हूँ। ये आपस में टॉटोमर्स है क्या? बिल्कुल है। यहाँ पे दो दो हाइड्रोजन लगा हुआ है, इस H को हटाऊंगा तो यहाँ पे OH, तो ये आपस में दोनों टॉटोमर्स, ये कीटो फॉर्म है और ये इसका इनॉल फॉर्म। ठीक है, चलिए इस वाले स्ट्रक्चर में आते हैं। इस वाले स्ट्रक्चर में क्या हो रहा है, यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक किया, S पे माइनस आएगा, इस पे प्लस आएगा, ये प्लस माइनस क्या करेगा, बॉन्ड बना लेगा, इस पे S पे माइनस। अगेन क्या देख रहे हैं, केवल इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, एटम अपने जगह पे ही है, इसलिए यहाँ पे भी हम लोग क्या बोलेंगे, आपस में रेजोनेंस में है। डी ऑप्शन में आ जाओ, ये स्ट्रक्चर दिया हुआ है, इसमें यहाँ पे अच्छा क्वेश्चन में यहाँ पे प्लस चार्ज दिया हुआ, यहाँ कुछ नहीं दिया हुआ है। ये स्ट्रक्चर मुझे गलत लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे कार्बन ऑलरेडी 4 बॉन्ड बना रहा है, और 4 बॉन्ड यदि बना रहा है तो उस पर चार्ज हो नहीं सकता, ये न्यूट्रल होना चाहिए, तो ये गलत दिया गया है स्ट्रक्चर में। और यदि ऑक्सीजन 3 बॉन्ड बना रहा तो यहाँ पे प्लस चार्ज आना चाहिए था। ये स्ट्रक्चर गलत लग रहा है मुझे, मैं इसके बारे में कंफर्म करके आपको बता दूंगा, ठीक है ना। ये क्वेश्चन मुझे, ये ऑप्शन पे डाउट हो रहा है, ये स्ट्रक्चर क्योंकि गलत है। यहाँ पे ऑक्सीजन 3 बॉन्ड बना रहा था, यहाँ पे प्लस चार्ज आना चाहिए था, और यहाँ पे कार्बन पे प्लस आएगा ही नहीं, कार्बन ऑलरेडी 4 बॉन्ड बना हुआ दिख रहा है। और ये ऑक्सीजन न्यूट्रल होना चाहिए था, क्योंकि ऑक्सीजन 2 ही बॉन्ड बना रहा है, तो न्यूट्रल होना चाहिए था। यहाँ पूरा का पूरा ये स्ट्रक्चर ही गलत है, ठीक है। तो ए, बी और सी तो तीनों का तीनों करेक्ट रिलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। मेनली यहाँ से सीखने को क्या था कि टॉटोमर्स और रेजोनेंस में यदि कंपैरिजन है, यदि पहचानने है कि कौन टॉटोमर्स है कौन रेजोनेंस है, तो आपको एक ही चीज़ का ध्यान रखना है। रेजोनेंस में क्या होता है, केवल इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होता है। टॉटोमर्स में क्या होता है, हाइड्रोजन का डिस्प्लेसमेंट होता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, ठीक। तो यदि एटम का डिस्प्लेसमेंट दिख गया तो वो टॉटोमर्स हो जाएगा, और यदि इलेक्ट्रॉन का केवल मूवमेंट हो रहा है तो ऐसे में उसे हम रेजोनेंस कर देंगे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कर देंगे, ओके। नेक्स्ट है 170 नंबर क्वेश्चन, ठीक। 170 में आपको बताना है, ये कीटो फॉर्म आपको दिया है, इसका आपको मोस्ट स्टेबल इनॉल फॉर्म बनाना है, ठीक है। आपको इसका मोस्ट स्टेबल इनॉल फॉर्म बनाना है। इस स्ट्रक्चर का नाम होता है टैरिक एसिड, ठीक। तो इसके नाम से हमें कोई मतलब नहीं है। चलिए, तो इसका मोस्ट स्टेबल इनॉल फॉर्म कौन सा होगा, 4 ऑप्शन आपको दिया हुआ है, बनाकर बताना है। तो एक एक करके देखिए। सबसे पहले बात ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये कार्बन क्या था, पहले sp3 हाइब्रिडाइज था, बॉन्ड एंगल यहाँ का कितना था इस कार्बन का, 60 डिग्री। साइक्लोप्रोपाइल है तो 60 डिग्री होना चाहिए, और sp3 हाइब्रिडाइज के कारण बॉन्ड एंगल कितना हो जाता है, 109 डिग्री 28 मिनट। तो यहाँ पे एंगल स्ट्रेंथ कितने डिग्री का रहा होगा, 49 डिग्री के अप्रॉक्स रहा होगा। लेकिन यदि मान लो यहाँ पे मैं इनॉल बना देता हूँ, इस कार्बन या इस कार्बन पे आ जाए इनॉल, तो डबल बॉन्ड होता ही क्या हो जाएगा, sp2 हाइब्रिडाइज्ड। sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते ही बॉन्ड एंगल कितना हो जाता, 120 डिग्री, और 120 डिग्री बॉन्ड एंगल आते ही क्या हो जाएगा, एंगल स्ट्रेंथ कितना का हो जाएगा, 60 डिग्री का एंगल स्ट्रेंथ हो जाएगा। तो एंगल स्ट्रेंथ 49 से बढ़ जा रहा है, तो एंगल स्ट्रेंथ बढ़ जा रहा है तो ऐसा स्ट्रक्चर आपको नहीं बनाना। तो यदि कहीं भी एंगल स्ट्रेंथ बढ़ रहा है तो वो स्ट्रक्चर आपको नहीं बनाना। तो इसलिए ऑप्शन ए नहीं हो सकता है, एंगल स्ट्रेंथ बढ़ रहा है, अनस्टेबल हो रहा है इनॉल फॉर्म। यहाँ पे ये स्ट्रक्चर हो सकता है, यहाँ पे भी इनॉल यहाँ पे बन रहा है, ये भी स्ट्रक्चर पॉसिबल है।
और ये स्ट्रक्चर अगेन पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे भी एंगल स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पे डबल बॉन्ड आ गया, ठीक, एंगल स्ट्रेंथ बढ़ जाना है। तो यहाँ पे केवल दो ऑप्शन जो पॉसिबल है वो बी एंड सी है। अब हम लोग ये चेक करते हैं बी और सी में कौन सा स्ट्रक्चर पॉसिबल होगा। तो ध्यान देना, यदि यहाँ से H+ निकालेंगे तो माइनस चार्ज यहाँ पे आएगा हमारा। अब ये माइनस चार्ज इधर भी रेजोनेंस करके डबल बॉन्ड बना सकता, इधर भी रेजोनेंस करके डबल बॉन्ड बना सकता है। तो कौन सा स्ट्रक्चर बनाया जाए, ठीक। तो ध्यान देना, यदि मैं इधर इनॉल बना दूं इस वाले डबल बॉन्ड के साथ तो यहाँ पे इनॉल बन जाएगा ऐसा। और ध्यान देना, यदि यहाँ इनॉल बनता है तो यहाँ क्या हो जाएगा, H बॉन्डिंग आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे जो बन रहा है इनॉल, इसमें क्या आ जाएगा, H बॉन्डिंग आ जाएगा इनॉल बनते ही। लेकिन मान लो मैं यदि यहाँ से H+ यहाँ पे मान लो मैं कीटो ही रहने देता और यहाँ पे माइनस और इधर मैं इनॉल बना देता, क्या यहाँ पे कोई स्पेशल केसेस आ रहा है इनॉल में? क्या H बॉन्डिंग कार्बन कोई भी ऐसा फैक्टर यहाँ पे काम कर रहा है? नहीं कर रहा है। इसीलिए यहाँ पे हम लोग इनॉल वो बनाएंगे जो ज़्यादा स्टेबल है। तो ज़्यादा स्टेबल इनॉल कौन सा देखने को मिल रहा है? ये वाला। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इनॉल बनते ही इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग पॉसिबल हो रहा है। यदि यहाँ पे देखें तो यहाँ पे कोई भी H बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है। इसलिए कौन सा करेक्ट आंसर होगा 170 का? ऑप्शन सी, स्टेबल इनॉल है, ठीक। तो ये 170 था। सबसे पहले मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर, हमें इसमें सिंपली मोस्ट स्टेबल बताना है। तो मोस्ट स्टेबल कीटो फॉर्म है यहाँ पे। तो एक चीज़ तो हम लोग डेफिनेटली यहाँ पे कर सकते हैं, यहाँ पे नो H बॉन्डिंग, यहाँ पे इनॉल बनते ही क्या हो गया, H बॉन्डिंग आ गया, पॉसिबल है। 1 2 3 4 5 6 6 मेंबर इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग। तो इसलिए ए तो नहीं हो सकता कीटो फॉर्म, नो H बॉन्डिंग, या H बॉन्डिंग आ गया तो बी हो सकता है। सी में भी पॉसिबल है, क्यों? क्योंकि सी में भी इनॉल फॉर्म जो है वो H बॉन्डिंग कर रहा है। अच्छा, इसमें और इसमें डिफरेंस केवल क्या, बॉन्ड का पोजीशन को लेकर डिफरेंस है। और वो भी देख सकते हैं यहाँ पे ये डबल बॉन्ड रेजोनेंस में नहीं है इस डबल बॉन्ड के साथ, लेकिन यहाँ पे ये डबल बॉन्ड जो है वो इसके साथ रेजोनेंस में। तो बी भी नहीं हो सकता। बी और सी में भी कौन जीत गया? सी जीत गया, ठीक है ना। देखते जाओ। और फिर यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पे दोनों OH OH आ गया। अब यहाँ पे यदि मैं देखूँ तो क्या यहाँ पे भी H बॉन्डिंग हो रहा है? तो आपको देखने को मिल रहा होगा यहाँ पे भी H बॉन्डिंग हो रहा है। लेकिन ध्यान में रखिएगा, यहाँ का जो H बॉन्डिंग होगा वो ज़्यादा इफेक्टिव H बॉन्डिंग होगा यहाँ के कंपैरिजन में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो डबल बॉन्डेड से जुड़ा हुआ है, यहाँ पे क्या है, सिंगल बॉन्ड से ऑक्सीजन लगा है। इसके वजह से देखो क्या डिफरेंस आता है। यदि मैं यहाँ पे देखूँ, ये एक्चुअली देखो, ये ऑक्सीजन के पास जो लोन पेयर है ना वो इस डबल बॉन्ड के साथ रेजोनेंस में। रेजोनेंस के कारण क्या होगा, यहाँ पे माइनस चार्ज और यहाँ पे प्लस चार्ज। जैसे ही प्लस चार्ज आया तो ऑक्सीजन इसको अपना इलेक्ट्रॉन पेयर दे देगा। ऑक्सीजन कुछ इस तरह से डेल पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा ऑक्सीजन के ऊपर, और जैसे डेल पॉजिटिव आ गया तो इसका इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी कम हो जाएगा और इसलिए वो उतना इफेक्टिव H बॉन्डिंग यहाँ पे नहीं कर पाएगा। लेकिन यहाँ पे देखो ऑक्सीजन पे क्या है, डबल बॉन्ड। यदि इसे ब्रेक भी करेंगे तो यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस, तो ये माइनस चार्ज यदि आता भी है किसी कारणवश तो भी ये माइनस चार्ज क्या होगा, बहुत ही इफेक्टिव H बॉन्डिंग कर पाएगा। इसलिए कभी भी यदि ऐसा क्वेश्चन आए तो आप ध्यान रखिएगा, ऑक्सीजन जो डबल बॉन्ड के साथ होता है वो ज़्यादा इफेक्टिव स्ट्रॉन्गर H बॉन्डिंग शो करता है, ठीक है। इसलिए यहाँ का H बॉन्डिंग जो ज़्यादा इफेक्टिव होगा, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा यहाँ डी के कंपैरिजन में। इसलिए इसमें यदि मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर देखा जाए तो कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक। आंसर इज सी। इसके साथ ही जितने भी क्वेश्चंस टॉटोमर से रिलेटेड थे वो सारा का सारा डिस्कस हो चुका है। इसके अलावा यदि आपको कोई और क्वेश्चन यदि डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप अपना सवाल पूछ सकते हो, आपको उस सवाल का आंसर जरूर मिलेगा, ठीक। तो आज के लिए वीडियो यही मैं समाप्त करता हूँ। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, बाय बाय।